Assalamualaikum. I am Maryam Mahmood and welcome to Resin Art course by Maryam Creations. ट्रस्ट में ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन बेनिफिट्स को जो आपको ये कंप्लीट कोर्स अटेंड करने के बाद होने वाले हैं। नंबर 1 है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ये कोर्स अटेंड करने के बाद आपको रेजिन की बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो टिकटॉक के यूट्यूब पर रेजिन आर्ट के ट्यूटोरियल्स देख के अपने आप को रेजिन आर्टिस्ट समझते होंगे, बट सॉरी टू से ये सिर्फ उनकी गलत फहमी है। बिकॉज आई नो कि उन्हें रेजिन आर्ट की बेसिक बातें भी ठीक से नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि MDF क्या होता है, एक्रेलिक या मिरर पर रेजिन आर्ट को कैसे यूज किया जाता है। मीका कलर्स के अलावा और भी कलर्स रेजिन में यूज होते हैं और उनको यूज करके आपके प्रोडक्ट्स में क्या चेंजिंग्स आती हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी कौन सी मिस्टेक्स की वजह से मोल्ड रेजिन के साथ चिपक जाता है। उन्हें ये तक नहीं पता कि अगर गलती से रेजिन हाथों पर गिर जाए तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, और अगर वो कुछ बना ही लेते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव क्यों नहीं लगती। रेजिन प्रोडक्ट बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन उन्हें एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जरूरी है आपके पास रेजिन आर्ट की बेसिक टू एडवांस लेवल तक की कंप्लीट नॉलेज हो। इस कोर्स में मैं आपको बेसिक टिप्स ट्रिक्स से लेकर फिनिशिंग एंड प्रेजेंटिंग तक हर एस्पेक्ट पर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देने वाली हूँ, जो आपके प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी और आई कैचिंग बनाने में आपकी हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं क्लॉथ बनाना सिखाऊंगी तो उसकी स्टार्टिंग से लेकर नीडल्स को कैसे सेट करना है और वॉल पर हैंग करने के लिए कौन से हुक्स और कहाँ लगने चाहिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। नंबर 2, नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। अगर आपको रेजिन आर्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, बिकॉज इस कोर्स में मैं स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक हर कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड और इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नंबर 3, स्किल्ड डेवलपमेंट। इस कोर्स में आपको हर मटेरियल को डिफरेंट तरीके से यूज करने की टेक्निक्स बताई जाएंगी। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आई एम 100% श्योर कि आप इतने कॉन्फिडेंट और स्किल हो जाएंगे कि अपने खुद के रेजिन प्रोडक्ट्स को अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकें। नंबर 4, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आपको टेक्निक्स तो बताई ही जाएंगे जिससे आप खुद कुछ भी बना सकें, लेकिन इसके अलावा आपको वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन प्लाक्यू, 3-टायर ट्रे, क्लॉक, सर्विंग ट्रे, रेजिन फोटो फ्रेम, वॉल हैंग, जियोर्ड, ज्वेलरी, रेजिन क्लच, की चेन्स, रिहेल्स, ग्रैंडपा बॉक्स, रेजिन मिरर, एंगेजमेंट ट्रे, ये सब कुछ प्रैक्टिकली बनाकर दिखाया जाएगा और सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएंगी। नंबर 5, क्रिएटिव फ्रीडम। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इतने जीनियस हो जाएंगे कि अपनी क्रिएटिविटी को फ्रीली एक्सप्लोर कर सकें। आप अपने डिजाइन और आइडियाज को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकें और अपने यूनिक आर्टिस्टिक विजन को एक्सप्रेस कर सकें। नंबर 6, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इस कोर्स के जरिए आप अपनी आर्टिस्टिक स्किल को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज और कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। इस कोर्स के एंड तक आप इतने प्रोफिशिएंट हो जाएंगे कि अपना रेजिन आर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सके। कोर्स में आपको क्लाइंट इंटरेक्शन, ऑर्डर हैंडलिंग, मींस के कैसे क्लाइंट के साथ इफेक्टिवली डील करना है और उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है। ऑर्डर रिसीव करने से लेकर उसको पैक और डिस्पैच करने तक सब सिखाया जाएगा। नंबर 7, इन बजट स्टार्टअप। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बगैर इन्फॉर्मेशन के फजूल चीजें खरीद लेते हैं और पैसे जाया कर देते हैं। इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि रेजिन स्टार्ट करने के लिए कौन से टूल्स और मटेरियल जरूरी हैं। इसके अलावा आपको हर प्रोडक्ट की प्राइसेस बताई जाएंगी जो आपको मार्केट रेट समझने में और अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेंगी। अभी तक आपको पता चला कि इस कोर्स में आपको क्या क्या और कैसे सिखाया जाएगा। चलिए अब आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रेजिन? रेजिन एक लिक्विड होता है जो क्योर होने के बाद हार्ड सॉलिड बन जाता है, मींस कि जम जाता है। रेजिन की 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1, इपॉक्सी रेजिन, नंबर 2, यूवी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A हार्डनर, पार्ट B रेजिन। इपॉक्सी रेजिन 3 तरह की होती है, एक 1:1, दूसरी 1:2 और तीसरी 1:3। 1:1 का मतलब है जितना आप हार्डनर डालेंगे तो आपको सेम ही क्वांटिटी में रेजिन ऐड करनी होगी। मींस अगर आप 100 ग्राम हार्डनर लेते हैं तो आपको सेम 100 ग्राम ही रेजिन उसमें डालनी पड़ेगी। जबकि 1:2 का मतलब है जितना आप हार्डनर लेंगे उससे डबल क्वांटिटी में रेजिन आपको उसमें ऐड करनी होगी। मींस अगर आप 100 ग्राम हार्डनर लेते हैं तो आपको 200 ग्राम रेजिन उसमें ऐड करनी होगी। जबकि 1:3 का मतलब है जितना आप हार्डनर लेंगे उससे ट्रिपल क्वांटिटी में रेजिन आपको उसमें ऐड करनी होगी। मींस
अगर आप 100 ग्राम हार्डनर लेते हैं तो 300 ग्राम रेजिन आपको उसमें ऐड करनी होगी। इपॉक्सी रेजिन में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को एक तरीके के साथ मिक्स किया जाता है और वो तरीका मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सिखाऊंगी। इपॉक्सी रेजिन 24 घंटे के बाद क्योर हो जाती है। इपॉक्सी रेजिन को लार्ज प्रोडक्ट्स लाइक क्लॉक, ट्रे, कोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यूवी रेजिन इपॉक्सी रेजिन से बिल्कुल डिफरेंट है। यूवी रेजिन में कोई मिक्सिंग पार्ट नहीं डलता और यूवी रेजिन को क्योर करने के लिए यूवी लाइट या यूवी लैंप के नीचे रखा जाता है। यूवी रेजिन को स्मॉल प्रोडक्ट्स लाइक ज्वेलरीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि यूवी रेजिन को लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। रेजिन आर्ट में जो सबसे मेन चीज है वो है रेजिन, और जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि रेजिन की 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 इपॉक्सी रेजिन, नंबर 2 यूवी रेजिन। और अगर आपने एपिसोड 1 ध्यान से समझी होगी तो आप ये भी जानते होंगे कि इपॉक्सी रेजिन को लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यूवी रेजिन को स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि यूवी रेजिन को क्यों लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत से लोगों ने इसका जवाब दिया था, लेकिन किसी का भी जवाब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था। चलिए मैं इसका जवाब खुद देती हूँ। यूवी रेजिन इपॉक्सी रेजिन से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इपॉक्सी रेजिन आजकल 2500 की 750 ग्राम आती है, जबकि यूवी रेजिन 2500 की जस्ट 100 ग्राम आती है। जितनी लार्ज प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी ज्यादा यूवी रेजिन इस्तेमाल होगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूवी रेजिन को क्योर करने के लिए यूवी लैंप के नीचे रखा जाता है। यूवी लैंप के डिफरेंट साइजेस होते हैं, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। स्मॉल साइज का यूवी लैंप जो ज्वेलरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1450 है। चलो अगर हम पैसे जाया करके यूवी लैंप और यूवी रेजिन खरीद ही लेते हैं और यूवी रेजिन से कोस्टर या ट्रे बनाने के लिए यूवी रेजिन को मोल्ड में डालते हैं और मोल्ड को यूवी लैंप के नीचे रख देते हैं, तो यूवी रेजिन ऊपर से तो क्योर हो ही जाएगी, लेकिन थिकनेस की वजह से नीचे से क्योर होने से पहले ही ऊपर से ओवरहीट की वजह से येलो होना शुरू हो जाएगी। अगर अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि यूवी रेजिन से हम लार्ज प्रोडक्ट्स बना ही नहीं सकते, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं। यूवी रेजिन से हम लार्ज प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। चले मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मोल्ड में पतली लेयर यूवी रेजिन की डाली जाए और फिर यूवी लैंप के नीचे रख के क्योर किया जाए और क्योर होने के बाद दोबारा उसके ऊपर पतली लेयर यूवी रेजिन की डाली जाए और फिर दोबारा से क्योर किया जाए और तब तक इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखा जाए जब तक मोल्ड कम्प्लीटली फिल्ड ना हो जाए। इस टेक्निक से आप मल्टीपल थिन लेयर्स लगा के यूवी रेजिन को लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वैसे ही आएगा जैसे इपॉक्सी रेजिन को यूज करके आता है। मींस इतनी मेहनत और इतना एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करने के बाद भी रिजल्ट वैसा ही आएगा जो इपॉक्सी रेजिन को यूज करके आता है। इससे अच्छा इपॉक्सी रेजिन को लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए क्यों ही इस्तेमाल ना कर लिया जाए। मैं तो कभी भी अपने स्टूडेंट्स को लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूवी रेजिन रिकमेंड नहीं करती। आगे ही रेजिन प्रोडक्ट्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, अगर यूवी रेजिन से बनाकर सेल करेंगे तो प्राइसेस और डबल हो जाएंगी और जो चीज क्लाइंट को हाफ प्राइस में दूसरों से मिल रही होगी वो कभी भी आपसे परचेज नहीं करेगा। हाँ, आप ज्वेलरीज के कीचेन्स के टॉप कोटिंग के लिए यूवी रेजिन इस्तेमाल करेंगे तो टाइम भी बहुत बच जाएगा, और दूसरा ये कि यूवी रेजिन एक्स्ट्रा क्लियर होती है, इसलिए आपके प्रोडक्ट में फिनिशिंग और नीटनेस ज्यादा आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इपॉक्सी रेजिन को क्यों लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 ड्यूरेबिलिटी। इपॉक्सी रेजिन से बनाई हुई प्रोडक्ट्स मजबूत होती हैं और लंबे अरसे तक चलती हैं। नंबर 2 लार्ज कवरेज। इपॉक्सी रेजिन ज्यादा क्वांटिटी में डाली जा सकती है, जिससे बड़ी सरफेसेस आसानी से कवर हो सकती हैं। नंबर 3 सेल्फ क्योरिंग। सबसे मेन रीजन ये है कि इपॉक्सी रेजिन को क्योर करने के लिए किसी लैंप या किसी और चीज के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि अगर इपॉक्सी रेजिन के पार्ट ए और पार्ट बी को ठीक से मिक्स किया जाए तो वो खुद ही 40 मिनट बाद क्योर होना शुरू हो जाती है और 24 घंटे तक कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इपॉक्सी रेजिन को ठीक से मिक्स करने का क्या मतलब है। इपॉक्सी रेजिन को ठीक से मिक्स करने का एक तरीका होता है, चलिए आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले तो इपॉक्सी रेजिन के पार्ट ए पार्ट बी मींस रेजिन और हार्डनर दोनों को एक्यूरेट मेजर किया जाए। मींस अगर इपॉक्सी रेजिन 1:1 है तो रेजिन और हार्डनर की एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी रखी जाए, और अगर इपॉक्सी रेजिन 2:1 है तो ठीक से मेजर करके रेजिन की क्वांटिटी हार्डनर से डबल रखी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एपिसोड 1 में 1:2 का बताया था, ये 2:1 कहाँ से आ गया। 1:2 और 2:1 दोनों का सेम ही मतलब है, यानी कि रेजिन की क्वांटिटी हार्डनर से डबल डाली जाए। इसी तरह 1:3 और 3:1 का भी सेम ही मतलब है, यानी रेजिन हार्डनर से ट्रिपल क्वांटिटी में डलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इपॉक्सी रेजिन कौन से रेशो वाली है। जो इपॉक्सी रेजिन का बॉक्स या बोटल्स होती हैं उस पर रेशो लिखी होती है, और अगर ना लिखी हो तो आप जहाँ से रेजिन परचेज करते हैं
आप उनसे रेशो लाजमी पूछ लीजिएगा, वो आपको ठीक से गाइड कर देंगे। अब सवाल ये है कि रेशो तो आपको पता चल गई, लेकिन अब एक्यूरेट क्वांटिटी कैसे मेजर की जाए। ज्यादातर रेजिन्स 2:1 होती हैं, इसलिए मैं 2:1 मेजर करना सिखाऊंगी। प्रोफेशनली मेजरिंग के 2 तरीके हैं, एक वेट मशीन से, दूसरा सिलिकॉन मेजरिंग कप से। वेट मशीन से मेजर करने के लिए हमें एक तो वेट मशीन चाहिए, इसके अलावा हमें प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लास चाहिए। सबसे पहले ग्लास को मशीन के ऊपर रखना है और वेट 0 पर सेट कर लेना है। ध्यान रहे कि ग्लास क्लीन और ड्राई होना चाहिए। इसके बाद आपने ग्लास में रेजिन डालनी है। रेजिन डालने के बाद वेट ध्यान से देख लेना है और मशीन दोबारा 0 पर सेट कर देनी है। अगर रेजिन का वेट 60 ग्राम था, यानी उससे हाफ 30 ग्राम हार्डनर आपने रेजिन में डालना है। अब बात कर लेते हैं सिलिकॉन मेजरिंग कप की। सबसे पहले तो कप क्लीन और ड्राई होना चाहिए। इसके बाद आपने कप को किसी प्लेन सरफेस पर रखना है और फिर आपने उसमें रेजिन डालनी है। अगर आपने रेजिन 20 ग्राम डाली है तो उससे हाफ यानी 10 ग्राम हार्डनर रेजिन में डलेगा। वेट मशीन में तो हमारे पास ऑप्शन होता है वेट 0 पर सेट करने का, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन सिलिकॉन मेजरिंग कप को यूज करने के लिए हमें थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ता है। यानी 20 ग्राम रेजिन ऑलरेडी कप में है, अब आप इसमें 10 ग्राम हार्डनर डालेंगे तो टोटल वॉल्यूम 30 ग्राम हो जाएगा। मैं ये सब आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का मजा जब आता है जब आपको सारी डिटेल्स पता हो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, या अगर हमारे पास ये चीज ना हो तो इसकी रिप्लेसमेंट में हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की। स्मॉल साइज वाली वेट मशीन ऑलमोस्ट 900 की आ जाती है, जबकि थोड़े बड़े साइज की 10 kg मेजरमेंट वाली ऑलमोस्ट 1300 की आती है। और सिलिकॉन मेजरिंग कप्स के भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। 100 ml का ऑलमोस्ट 550 का आ जाता है, जबकि 250 ml का ऑलमोस्ट 900 का आता है। अच्छा, ये तो हो गए 2 प्रोफेशनली मेजरिंग के तरीके। अब बात कर लेते हैं एक जुगाड़ू तरीके की। अगर आपके पास वेट मशीन या सिलिकॉन मेजरिंग कप दोनों ही नहीं है और आप स्टार्टअप थोड़े लो बजट के साथ करना चाहते हैं, तो भी एक तरीका है। नंबर 3, मेजरिंग विद कप्स। अगर आपकी रेजिन 2:1 है तो जितने कप आप रेजिन के डालेंगे उससे हाफ कप आपको हार्डनर के डालने होंगे। मींस अगर आप 2 कप रेजिन लेते हैं तो उससे हाफ यानी कि 1 कप आपको हार्डनर उसमें डालना होगा। हमारा मेन एम होता है रेजिन और हार्डनर दोनों को प्रिसाइज रेशो में मेजर करना, इसलिए हम कप मेजरिंग तरीके से भी रेजिन एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी रेजिन आर्टिस्ट ये तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इवन वेट मशीन या सिलिकॉन मेजरिंग कप खरीदने के भी पैसे बच जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगी, और अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, इपॉक्सी रेजिन की रेशोस एक्यूरेट मेजर करने का तरीका तो आपको पता चल गया और आपने इपॉक्सी रेजिन एक्यूरेट मेजर कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप है आइसक्रीम स्टिक या सिलिकॉन स्पैचुला की हेल्प से रेजिन मिक्स करना। नाउ द क्वेश्चन इज, हम डिस्पोजेबल ग्लास, आइसक्रीम स्टिक्स या सिलिकॉन स्पैचुला क्यों यूज करते हैं रेजिन आर्ट में? अगर हम घर के चम्मच या ग्लास यूज करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। चलें दोबारा टॉपिक की तरफ चलते हैं। रेजिन मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि बस तेज तेज स्टिक को घुमाते रहो कि रेजिन और हार्डनर को मिक्स ही तो करना है। ऐसे करेंगे तो आपके रेजिन में बहुत ज्यादा बबल्स बन जाएंगे। मिक्स करने का तरीका ये है कि स्टिक को स्लोली घुमाना है और जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं उसी डायरेक्शन में घुमाते रहना है, बार बार डायरेक्शंस नहीं चेंज करनी। मींस अगर आप स्टिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो एंड तक आपने उसी डायरेक्शन में घुमाते रहना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो एंड तक स्लोली आपने उसी डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि आपके रेजिन में जितने कम से कम हो सके उतने बबल्स बने। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रेजिन ठीक से मिक्स हो गई है या नहीं हुई, और बबल्स क्या होते हैं, और अगर हम स्लोली भी रेजिन मिक्स करें तो भी थोड़े बहुत बबल्स रह जाते हैं, उनको कैसे खत्म किया जाता है? इन सब का जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। मेरा आप सबसे सवाल है, जब आप इपॉक्सी रेजिन यूज करेंगे तो एक्यूरेट रेशो की मेजरमेंट किस चीज से करेंगे? वेट मशीन से, सिलिकॉन मेजरिंग कप से, या मेजरिंग विद कप्स से? चलिए एपिसोड 3 शुरू करते हैं। As we all know कि इपॉक्सी रेजिन को मिक्स करने का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप है इपॉक्सी रेजिन के पार्ट ए और पार्ट बी, मींस रेजिन और हार्डनर दोनों को एक्यूरेट रेशो के अकॉर्डिंग मेजर करना। आई होप आपको याद होगा कि एपिसोड 2 में हमने रेजिन के रेशो एक्यूरेट मेजर करने के 3 तरीके, नंबर 1 मेजरिंग विद वेट मशीन, नंबर 2 मेजरिंग विद सिलिकॉन मेजरिंग कप, नंबर 3 मेजरिंग विद सिंपल कप्स मेथड, तीनों तरीके बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे। आज का फर्स्ट टॉपिक ये है कि मैंने आपको नंबर 3 मेजरिंग विद सिंपल कप्स मेथड तो सिखाया है, बट कोई भी रेजिन आर्टिस्ट ये तरीका क्यों इस्तेमाल नहीं करता? देखिए, हम ये तरीका तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रेजिन बहुत ज़ाया होती है
और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेजिन आर्ट में सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रेजिन है, इसलिए हर रेजिन आर्टिस्ट की कोशिश होती है कि जितनी रेजिन यूज होनी है उतनी ही मिक्स की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 5 इंच का कोस्टर बनाना है 8 mm थिकनेस वाला, तो बेस कोट के लिए हमें 90 ग्राम इपॉक्सी रेजिन चाहिए और टॉप कोट के लिए 60 ग्राम इपॉक्सी रेजिन। मेजरिंग विद सिंपल कप्स मेथड से हमें ये नहीं पता होता कि कितने ग्राम इपॉक्सी रेजिन हम मिक्स कर रहे हैं, इसलिए इपॉक्सी रेजिन या तो ज्यादा मिक्स हो जाती है या तो कम। इसके अलावा हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि अगर रेजिन 2:1 है और हमने 2 कप रेजिन और 1 कप हार्डनर लिया है, तो तीनों कप का लेवल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए और तीनों कप से ठीक से रेजिन और हार्डनर क्लीन करके मिक्स किया जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी एक्यूरेट ना हो तो रेजिन प्रॉपर्ली क्योर नहीं होगी और आपकी एफर्ट और मटेरियल दोनों ही वेस्ट हो जाएंगे। मेरी एडवाइस ये है कि आप भी ये मेथड फॉलो ना करें, बिकॉज इस मेथड में जरा सी भी लापरवाही हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और आपने बस एक ही चीज बनानी है और आप सोच रहे हैं कि एक चीज के लिए क्यों वेट मशीन या सिलिकॉन मेयरिंग कप खरीदा जाए, तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मेथड फॉलो करते हुए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइज और शेप के मोल्ड में कितनी रेजिन डलनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी कि कौन से साइज और शेप के मोल्ड में कितनी रेजिन बेस कोट और कितनी टॉप कोट के लिए डलनी है। इसके अलावा मैं आपको खुद मेजर करने का तरीका भी बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ एपिसोड्स के बाद, बिकॉज उससे पहले आपको बहुत सी चीजों का पता होना जरूरी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वेट मशीन और सिलिकॉन मेयरिंग कप, दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेफर किसको और क्यों किया जाता है, और दोनों को यूज करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। डिजिटल स्केल वेट ग्राम्स में मेजर करता है, जो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मींस बार बार चेक करने पर रिजल्ट सेम आता है, जबकि सिलिकॉन मेजरिंग कप वॉल्यूम मिलीलीटर्स में मेजर करता है। अगर लिक्विड लेवल परफेक्टली नहीं है और कप की शेप अनइवन है तो मेजरमेंट थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। सिलिकॉन मेयरिंग कप को यूज करने का एक बेनिफिट ये है कि ये डिजिटल स्केल से सस्ता होता है और इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और इसे क्लीन करना भी आसान होता है। जबकि वेट मशीन का यूज सिलिकॉन मेयरिंग कप से थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसे यूज करने के लिए एक तो हमें मशीन चाहिए होती है जो सिलिकॉन मेयरिंग कप से एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा इसे चलाने के लिए सेल्स चाहिए होते हैं और इसके अलावा हर मिक्सिंग के लिए एक न्यू डिस्पोजेबल ग्लास की भी जरूरत होती है। एपिसोड 2 में मैंने आपको दोनों की प्राइसेस बताई थी। वेट मशीन को यूज करने का सबसे मेन और मेरा फेवरेट बेनिफिट ये है कि हम रेजिन को मेजर करने के बाद वेट नोट करके स्केल को 0 सेट कर सकते हैं और फिर रेजिन के हिसाब से रेशो के अकॉर्डिंग हार्डनर ऐड करना आसान हो जाता है। जबकि सिलिकॉन मेयरिंग कप में 0 सेट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए रेजिन और हार्डनर को वॉल्यूम के हिसाब से मैन्युअली मिक्स करना पड़ता है। मैं तो डिजिटल स्केल मींस वेट मशीन को यूज करना प्रेफर करती हूँ और सबको भी यही सुजेस्ट करती हूँ। मैंने तीनों को यूज करने का तरीका, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब आपको बता दिया है। नाउ इट्स ऑल ऑन यू कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। आफ्टर एक्यूरेट मेजरिंग स्टेप 2 आ जाता है मिक्सिंग, और हम मिक्सिंग के लिए आइसक्रीम स्टिक्स का यूज करते हैं। Now the topic is why we use disposable products in resin art for mixing. Can we use home utensils? हम मिक्सिंग के लिए डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स इसलिए यूज करते हैं बिकॉज आफ्टर रेजिन आर्ट आप प्रोडक्ट को जितना मर्जी क्लीन कर लो, रेजिन इस पर लगा रह जाता है और प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाती हैं। आप घर के चम्मच या ग्लास या जो दिल करे यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारा मेन एम होता है इपॉक्सी रेजिन एक्यूरेट मेजर करके डालना और मिक्स करना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप डिस्पोजेबल ग्लास में डाल रहे हैं या शीशे के गिलास में, या आइसक्रीम स्टिक से मिक्स कर रहे हैं या घर के सिल्वर और गोल्डन स्पून से। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी यूज करें वो क्लीन और ड्राई हो और वैल्यूएबल ना हो, बिकॉज वो प्रोडक्ट्स रेजिन आर्ट के लिए यूज होने के बाद वेस्ट हो जाएंगे। एपिसोड 2 में हमने इपॉक्सी रेजिन को ठीक से मिक्स करने का तरीका तो डिस्कस किया था, जिससे जितने कम से कम हो सके उतने बबल्स बने। बट मेन क्वेश्चन तो रह गया था कि बबल्स होते क्या हैं और वो बनते क्यों हैं। बबल्स छोटी छोटी एयर पॉकेट्स होती हैं जो रेजिन के अंदर ट्रैप हो जाती हैं।
जब आप रेजिन और हार्डनर को मिक्स करते हैं तो हवा भी साथ मिक्स हो जाती है और बबल्स बन जाती है। तेज स्टार्ट करने से ज्यादा एयर मिक्स हो जाती है, फिर ज्यादा बबल्स बनते हैं, इसलिए हम स्लो मिक्स करते हैं ताकि जितने कम से कम हो सके उतने बबल्स बने। नाउ द क्वेश्चन इज, हम रेजिन को जितना मर्जी स्लो मिक्स कर लें तो भी थोड़े बहुत बबल्स बन ही जाते हैं। उन बबल्स को कैसे खत्म किया जाता है? बबल्स खत्म करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, लाइक हीट गन, डिक्रैसिंग, टॉर्च, प्रेशर पॉट, बबल बस्टर स्प्रे, etc। ये सब चीजें हैं क्या और इनको यूज कैसे किया जाता है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। चलें, आपने स्टेप फॉलो करते हुए रेजिन मिक्स करना स्टार्ट कर दी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रेजिन और हार्डनर ठीक से मिक्स हो गए हैं या नहीं, और इपॉक्सी रेजिन मिक्स होने में कितना टाइम लेती है, इसका भी जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आप नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि ये कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए? पिछले एपिसोड्स में हमने इपॉक्सी रेजिन को ठीक से मिक्स करने का तरीका तो डिस्कस कर लिया था और ये भी आपको पता चल गया था कि अगर रेजिन ठीक से मिक्स ना हो तो वो क्योर नहीं होती और आपका मटेरियल वेस्ट हो जाता है। नाउ द टॉपिक इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इपॉक्सी रेजिन ठीक से मिक्स हो गई है या नहीं, और इपॉक्सी रेजिन मिक्स होने में कितना टाइम लेती है? ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम रेजिन में हार्डनर डालते हैं और मिक्स करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे स्ट्रिक को घुमाते हैं इपॉक्सी रेजिन के अंदर लाइंस और स्ट्रिक्स नजर आती हैं। ये लाइंस क्लाउडी टेक्सचर क्रिएट करती हैं। आपको मिक्स करना तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक लाइंस और स्ट्रिक्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए और मिक्सचर क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाए। मिक्सिंग के दौरान साइड्स और बॉटम को ठीक से स्क्रैप करना है ताकि कोई भी अनमिक्स्ड पार्ट न रह जाए। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। रेजिन को मिक्स करने की कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग क्वांटिटी यानी आप कितनी रेजिन मिक्स कर रहे हैं और जिस कंपनी के रेजिन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, बट यूजुअली रेजिन को मिक्स करने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। वी ऑल नो कि इपॉक्सी रेजिन को कैसे ठीक से मिक्स किया जाता है जिससे जितने कम से कम हो सके उतने बबल्स बने, बट जो थोड़े बहुत बबल्स बन जाते हैं उनको कैसे खत्म किया जाता है? बबल्स खत्म करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं, दिखती कैसी हैं और उनके प्राइसेस क्या हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, चलिए ये सब डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, फ्लेम टॉर्च गन। फ्लेम गन को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें ब्यूटेन गैस का होना जरूरी है। उसके बाद टॉर्च की फ्लेम को रेजिन के ऊपर से ब्रीफली पास किया जाता है। देन फ्लेम बबल्स को पॉप कर देती है। फ्लेम गन में फ्लेम को अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की। 2 साइजेस की फ्लेम गन ज्यादातर मिलती है। एक मिनी फ्लेम गन जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 850 है और दूसरी प्रोफेशनल फ्लेम टॉर्च गन, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 2500 है और ब्यूटेन गैस की रिफिल 300 ml वाली ऑलमोस्ट 600 की आ जाती है। नंबर 2, हीट गन। हीट गन को यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। हीट गन हेयर ड्रायर की तरह होती है लेकिन इसके आगे नोजल लगा होता है और ये हेयर ड्रायर से ज्यादा पावरफुल होती है। हीट गन को रेजिन की सरफेस पर हल्के से मूव करे तो ये सरफेस को गर्म कर देती है जिससे ऊपर की रेजिन मेल्ट हो जाती है और नीचे के बबल्स ऊपर आ जाते हैं और पॉप हो जाते हैं। हीट गन को डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की। तो मिनी हीट गन ऑलमोस्ट 2800 की आती है और प्रोफेशनल हीट गन तकरीबन 3500 की आ जाती है। नंबर 3, डिगैसिंग चैम्बर। ये एक डिवाइस है जो रेजिन के मिक्सचर से बबल रिमूव करने के लिए यूज होती है। डिगैसिंग चैम्बर एक एयर टाइट कंटेनर होता है, मींस चैम्बर के अंदर एयर कम्प्लीटली सील्ड होती है। चैम्बर के साथ एक वैक्यूम पंप अटैच होता है। जब पंप चलाया जाता है तो ये चैम्बर के अंदर से एयर सक कर लेता है जिससे चैम्बर के अंदर लो प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है।
लो प्रेशर एनवायरनमेंट की वजह से रेजिन के अंदर के ट्रैप्ड एयर बबल एक्सपैंड करते हैं और सरफेस पर आ जाते हैं और इजीली पॉप हो जाते हैं। डीगैसिंग चैम्बर हाई क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली प्रोफेशनल और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए अगर हम एज अ हॉबी या स्मॉल बिजनेस रन करने के लिए रेजिन आर्ट करें तो इसका यूज बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये ऑलमोस्ट 25,000 के ऊपर की रेंज में आता है। नंबर 4, बबल बस्टिंग स्प्रे। ये एक स्पेशलाइज्ड स्प्रे है जो रेजिन की सरफेस पर बबल्स रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये स्प्रे टाइपिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सर्फेक्टेंट्स और बहुत से केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। ये स्पेशलाइज्ड फार्मूला होता है जो बबल्स को स्पेशली टारगेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब आप रेजिन को मिक्स कर लेते हैं और मोल्ड में पोर कर देते हैं, तब स्प्रे को रेजिन के सरफेस से कुछ इंचेस के ऊपर से किया जाता है। स्प्रे के स्पेशल बबल बस्टिंग फार्मूले की वजह से बबल फौरन पॉप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये ऑलमोस्ट 400 का आ जाता है। नंबर 5, हेयर ड्रायर। अगर हम सिलिकॉन मोल्ड पर काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने 1-2 चीजें बनानी है, उसके लिए क्यों हीट गन खरीदी जाए, तो हीट गन की जगह आप हेयर ड्रायर भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हम MDF पर वॉल हैंगिंग, क्लॉक या जियोट वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए हमें हीट गन की ही जरूरत होगी। नंबर 6, वाइब्रेशन टूल। ये एक डिवाइस है जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जनरेट करती है। जब आप इस टूल के ऊपर रेजिन रखते हैं तो वाइब्रेशंस रेजिन के अंदर प्रोपोगेट होती हैं। वाइब्रेशंस के थ्रू जो बबल्स रेजिन के अंदर ट्रैप होते हैं वो पॉप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये डिवाइसेस ऑलमोस्ट 14,000 से ऊपर की होती हैं। नंबर 7, लाइटर। हम किचन में यूज होने वाले लाइटर्स भी बबल्स को पॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें हम फ्लेम टॉर्च गन की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो सिलिकॉन मोल्ड पर बनते हैं और ऑलमोस्ट 9 mm थिकनेस वाले होते हैं। MDF के लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए हमें फ्लेम गन की ही जरूरत होती है। नंबर 8, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ को रेजिन के सरफेस के ऊपर रखा जाता है और हवा को ब्लो किया जाता है। इससे जो सरफेस के ऊपर बबल्स होते हैं वो पॉप हो जाते हैं। स्ट्रॉ का यूज बहुत सिंपल और इकोनॉमिकल होता है, बिकॉज हवा के प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है जो अनइवन रिजल्ट दे सकता है, और स्ट्रॉ से सिर्फ कुछ ही एरियाज को टारगेट किया जा सकता है और सब एरियाज को कवर करना चैलेंजिंग होता है। नंबर 9, अल्कोहल स्प्रे। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बना होता है। इसको हम बबल बस्टिंग स्प्रे की जगह यूज कर सकते हैं। जब आप मोल्ड में पोर्ड रेजिन पर अल्कोहल स्प्रे करते हैं तो अल्कोहल की मिस्ट बबल को ब्रेक कर देती है और सरफेस को स्मूथ कर देती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये ऑलमोस्ट 350 का आ जाता है। नंबर 10, प्रेशर पॉट। ये एक सील्ड कंटेनर है जहां एयर प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। रेजिन को पॉट के अंदर प्लेस करना होता है और फिर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर पॉट हाई प्रेशर एयर प्रोवाइड करता है जो बबल्स को कंप्रेस करके सरफेस पर ले आता है और उनको पॉप करने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये भी एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट 30,000 से ऊपर की आती है। नंबर 11 और लास्ट प्रोडक्ट है एयरलेस बबल रिमूवर मशीन। ये मेथड भी एक्सपेंसिव है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स इस मेथड को यूज कर रहे हैं। मैंने आपको जितनी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बताई हैं जो प्रोफेशनल यूज करते हैं, ये उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट और इजी है, बिकॉज ये मशीन स्पेशली बबल्स रिमूव करने के लिए डिजाइन की गई है। ये डीगैसिंग चैम्बर की तरह काम करती है। ये बेसिकली एक एयर टाइट कंटेनर होता है।
रेजिन मिक्स करने के बाद ग्लास को इस मशीन के अंदर रखा जाता है और मशीन को ठीक से बंद करके बटन ऑन कर दिया जाता है और फिर मशीन में वैक्यूम एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और रेजिन के अंदर के सारे बबल्स खत्म हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो ये मशीन ऑलमोस्ट 45,000 से ऊपर की आती है। बट फॉर अ स्मॉल बिजनेस और एज अ हॉबी इन सब में उन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है जो ज्यादा कॉस्टली ना हो, लाइक फ्लेम टॉर्च गन, हीट गन, बबल बस्टिंग स्प्रे। इनमें से कौन सी प्रोडक्ट आपने कब यूज करनी है, ये जो मीडियम और डेकोरेटिंग प्रोडक्ट आप यूज कर रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से मीडियम पर रेजिन ऐड किया जा सकता है और डेकोरेटिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और किस पर हम कौन सी प्रोडक्ट बबल रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। All the prices I told you are not fixed. They are based on the material I purchased from a shop in my city. And I hope you all know that the prices vary from city to city and country to country. So it's possible that the prices of these items might be a little lower or higher in your city. Question for you. बबल्स रिमूव करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा आपने किस प्रोडक्ट को देखा हुआ है और वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसका नेम भी आपने आज पहली दफा सुना है? कौन कौन से मीडियम पर रेजिन ऐड किया जा सकता है? रेजिन आर्ट में डेकोरेटिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बबल रिमूव करने के लिए कौन से मीडियम और डेकोरेटिंग प्रोडक्ट पर हम कौन सी बबल रिमूविंग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? वो कौन सी एक प्रोडक्ट है जिसे हम किसी भी मीडियम और डेकोरेटिंग प्रोडक्ट पर बबल रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं? इन सब का जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एपिसोड को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।